जय हिंद। वेलकम है, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्निंग विद एक्सपीरियंस में। लास्ट क्लास में हम कहाँ तक पहुँच गए थे? जब हम राजनीतिक विज्ञान जो विषय पढ़ रहे हैं उसका जो हमारा फर्स्ट टॉपिक भारत का संवैधानिक इतिहास, उसमें हम सबसे पहले अपना जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो पढ़ चुके थे। 1773 के एक्ट तक पहुँच गए थे और मैंने आपको बताया था कि एकमात्र रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का है। अब क्लासेज में यहाँ से आपको डिफरेंट पता चलेगा हमारी क्लासेज और क्लासेज में। लोग तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लिखा के सीधा इतना लिखाते हैं कि अगले 20-20 साल के लिए एक्ट आते हैं और उसके बाद में लास्ट सीधा 1858 वाला एक्ट और 1947 तक पहुंचे और जंप। 73 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने कुछ चीज़ें देखी थी। जैसे एक तो सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ें तो ये थी कि इसको सबसे सर्वप्रथम पहला जो वैधानिक दर्जा दिया गया था, वैधानिक दर्जा व्यापारिक नहीं, राजनीतिक हस्तक्षेप का, कंपनी के राजनीतिक कार्य का हस्तक्षेप का दर्जा भारत में सबसे पहले वैधानिक दर्जा ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए। उससे पहले जो अधिकार पत्र था, अधिकार नहीं, उसको एकाधिकार। एक बात का और ध्यान रखना, आगे हम जब एक्ट पढ़ेंगे तो एक एक्ट ऐसा आएगा जिसमें ब्रिटिश संसद द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। अब तक ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो अधिकार दिया था कंपनी को वो ये था कि भारत में यह ब्रिटिश की या ब्रिटेन की एकमात्र कंपनी थी जो व्यापार कर सकती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको एकाधिकार प्राप्त था। तो इस एकाधिकार जो व्यापारिक अधिकार तो पहले से प्राप्त है, लेकिन 73 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, इनको राजनीतिक हस्तक्षेप करने का अधिकार दे दिया था। साथ में इन लोगों ने देखा कि ये कंपनी पे लगाम लगाई जानी चाहिए, तो उन्होंने कई प्रतिबंध लगाए थे। जैसे आप जो ब्रिटिश, अब एक चीज का ध्यान रखो, पिछली क्लास में हमने बात की थी कि इन लोगों पे जो ब्रिटिश जो अधिकारी हैं, कंपनी के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी हैं, उनका उपहार लेना, रिश्वत लेना ये बंद कर दिया था, क्योंकि ये कंपनी एक बार एक समय ऐसा है जब घाटे में चली गई थी। इतना भ्रष्टाचार हो गया था कंपनी के अधिकारियों के बीच में। तो इस वजह से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उन्होंने इन पर रिश्वत लेना, इस कंपनी को भ्रष्टाचार वगैरह इसको रोकने के लिए उपहार, रिश्वत सब कुछ बंद कर दिया था कि आप लीगली टैक्स लोगे। उसके बाद में उसके अलावा हमने बात की थी 73 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी बंगाल में, और वो अभी दायरा कहाँ कहाँ था उनका, सिर्फ दायरा सिमटा हुआ था बॉम्बे, मद्रास और बंगाल में। बंगाल का एरिया कितना बड़ा था हमने बात कर ली थी। उस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 74 में कर दी गई थी और लॉर्ड इम्पे उसके प्रथम जस्टिस बन गए थे। ठीक है, ये बात की थी हमने यहाँ तक की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात गवर्नर जनरल की, 73 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल और वॉरेन हेस्टिंग्स आपके प्रथम गवर्नर जनरल बन गए थे। यहाँ तक बात हो गई। गवर्नर जनरल का थोड़ा ध्यान रखना, और साथ में जो मद्रास और बंबई का जो गवर्नर पद था, एक एक पद सर्जित किया था, ये क्या थे, ये उस गवर्नर जनरल बंगाल वाले के अधीन आते थे। यहाँ तक पहुंच गए थे। अब उसके बाद में 73 के बाद में हम सीधा 93 पे नहीं जाएंगे, उससे पहले कुछ चीजें हैं, 81, 84, 86, इन तीनों चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। 73 के बाद में इस अधिनियम के लिए, इस अधिनियम में कुछ कमियां खामियां रह गई थी, इन्हें दूर करने के लिए 81 का एक अधिनियम आता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट या संशोधन अधिनियम। ये 73 का जो अधिनियम आया था, उस अधिनियम के कुछ कमियों को दूर करने के लिए जैसे कुछ पॉइंट थे। पहला पॉइंट, इसका पहला पॉइंट ये ध्यान रखना कि कंपनी ने या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक संसद की स्थापना की, सॉरी एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी बंगाल में। ठीक है, उस सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश थे, जो जज थे, पहला जज तो मैंने आपको बता ही दिया था, उसका ये था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल और जो बाकी गवर्नर जनरल है, इनके ऊपर दो तरीके से लगाम लगाई थी। एक तो इस सुप्रीम कोर्ट ने लगाम लगाई और दूसरी लगाम लग रही थी ब्रिटिश पार्लियामेंट की। तो ये लोग कुछ मतलब खुल के काम नहीं कर पा रहे थे। तो सबसे पहले उसमें इसका 73 के बाद में जैसे जैसे इसका बात हुई कि भाई कंपनी और ज्यादा घाटे में जाने लगी, तो इन लोगों ने सबसे पहले क्या किया, जो ब्रिटिश जो वो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, उन अधिकारियों को इस संसद की जो कार्यवाही है उसके अधीन से निकाल दिया। मतलब तो
इस अधिनियम के तहत क्या किया, 81 वाले अधिनियम के तहत सबसे पहले जो कंपनी के अधिकारी थे उन अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण से बरी कर दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट का इन अधिकारियों पे, इन काउंसिल पे, जैसे गवर्नर जनरल की काउंसिल और साथ में बम्बई मद्रास के जो भी गवर्नर जनरल थे उनको इन सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से मुक्त कर दिया। अब इनको सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना नहीं पड़ेगा। पहली चीज तो पहला पॉइंट आप ये नोट कर लीजिए कि गवर्नर जनरल व उसकी काउंसिल और सदस्य थे उन्हें सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट, राजस्व वसूली। अब ये ध्यान रखना थोड़ा, राजस्व वसूली, कर वसूली से मुक्त। मुक्त कौन, भारत की या बंगाल की जनता? नहीं, मतलब इन्हें क्या कहा गया, ऐसा समझिए। आपने पिक्चरों में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा कि जो कंपनी के जो अधिकारी थे वो टैक्स वसूलते थे बहुत ज़्यादा। जब ये राजनीतिक हस्तक्षेप में आए तो टैक्स ले रहे थे। अब टैक्स के बाद में जब इनको सुप्रीम कोर्ट है तो टैक्स के बाद में ये लोग, अगर जो भारत के जो वकील है इस एक्ट के थ्रू, भारत के जो उस टाइम तो खैर आप सोच ही नहीं सकते थे, लेकिन अगर आप फिर भी अगर कोई आवाज़ उठाता था तो पहले सबसे पहले इस नियम के तहत ही क्या था कि आप किसी भी तरीके से टैक्स वसूलो, कोई किसी भी तरीके से आप कर वसूलो। और आपने देखा होगा कि कैसे कर वसूलते थे। तो अगर आप कर वसूलते हो, टैक्स वसूलते हो किसी भी तरीके से, उसमें आप किसी भी हद तक जाओ तो उस ये सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से मुक्त था। मतलब ये उनका अलग मामला हो गया कर वसूलने का, जो भी है उसके हिसाब से ये कंपनी का अलग से मामला होगा। और दूसरा क्या था, ये व्यापारिक क्षेत्र में जो कंपनी को आपको पता क्षेत्राधिकार प्राप्त था तो वो उसके अधीन कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, बंगाल की और आसपास की जनता, बंगाल की आम जनता को इस सुप्रीम कोर्ट के अधीन कर दिया, क्षेत्राधिकार के अधीन, सुप्रीम कोर्ट के अधीन कर दिया, क्षेत्राधिकार के अधीन कर दिया। इसमें खास बात एक ध्यान रखना, इसमें अब सुप्रीम मतलब जो भी मामला होगा कोर्ट में जा सकता है। ध्यान क्या रखना है, मामलों की सुनवाई कैसे होगी, मामलों की सुनवाई का ध्यान रखना। हिंदू लोगों के मामलों की सुनवाई तो होगी हिंदू जो एक्ट बना हुआ उसके तहत, और मुस्लिम लोगों के मुस्लिम एक्ट के तहत। इस चीज़ का ध्यान रखना। वैसे तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, कुछ इसके पॉइंट है वहाँ ध्यान रख सकते हैं हम। 3 पॉइंट ये हो गए। और चौथा पॉइंट मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं फिर भी, कि प्रांतीय न्यायालय, जैसे सुप्रीम कोर्ट बनाया था उसके छोटे न्यायालय भी थे, तो प्रांतीय न्यायालयों की जो सुनवाई थी वो सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में ना होकर कहाँ होगी, गवर्नर जनरल के अधीन। प्रांतीय न्यायालयों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ना होकर कहाँ होगी, गवर्नर जनरल के अधीन। ठीक है, तो ये प्रांतीय न्यायालयों की सुनवाई गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग के अधीन, काउंसिल के अधीन होगी। अब डायरेक्ट हम उस पर तो जाएंगे नहीं 93 के एक्ट पे, उससे पहले 81 के एक्ट की जो छोटी छोटी बात थी वो हो गई। 81 के बाद में इस एक्ट के और सुधार करने के लिए एक 84 में एक्ट आता है छोटा सा, और उसके बाद में 84 की सुधार करने के लिए एक एक्ट हो जाता है 86 का। उसके बाद में फिर 93 पे जाएंगे हम। तो 73 के बाद में उसके संशोधन के लिए 81, कुछ कमियों को दूर करने के लिए 81 के बाद में 84, और 84 के बाद में फिर आता था 86। अब 81 के बाद में 81 कुछ कमियां हो गई, उन कमियों को दूर करने के लिए 84 आया। अब क्या हुआ, कंपनी जैसे जैसे अधिकार मिलता गया, भाई व्यापारिक अधिकार कंपनी को पहले से प्राप्त था, ये 73, 81, 84 जो भी आ रहा है ना, इन सब में राजनीतिक अधिकारों की बात हो रही थी। अब इन सब मामलों में कंपनी क्या हुई, व्यापारिक मामलों में तो करती है कम धीरे धीरे, और राजनीतिक मामलों में इनका ज्यादा हो गया। तो संसद को लगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि इसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य यह होना चाहिए कि राजनीतिक तो उसके कंट्रोल में रहे भारत, लेकिन साथ साथ वहां से टैक्स भी या पैसा भी खींचते रहे। तो उसके लिए इन लोगों को जब लगा तो उन्होंने क्या किया, 84 में एक एक्ट निकाला जिसे पीड्स इंडिया एक्ट है। और एक चीज आप ध्यान रखना, अब तक जो भी ये एक्ट आ रहे हैं ना, ये भारत की आम जनता के लिए बिल्कुल नहीं है, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो है, डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। ये कंपनी के लिए नियम आ रहे हैं, जो भी कानून आ रहे हैं, जो भी लाइसेंस आ रहे हैं, कंपनी के लिए आ रहे हैं।
और कंपनी के अलावा तो जो जिस जगह कंपनी का क्षेत्राधिकार है भारत के, उस हिस्से के लिए आ रहे हैं। जो बचा हुआ क्षेत्र है जहाँ पे अभी तक राजाओं का शासन है, वहां पे उनका नहीं लेना देना। तो 84 के एक्ट में इतना सा ध्यान रखना है आपको, ज्यादा बड़ा तो है नहीं, कुछ बातें ध्यान रखनी है। इन लोगों ने दो अलग अलग चीजों को कर दिया, व्यापारिक मामलों को अलग कर दिया और राजनीतिक मामलों को अलग कर दिया। व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की एक स्थापना कर दी। मतलब एक ऐसी समिति बना दी जो राजनीतिक मामलों को ध्यान रखेगी और एक ऐसी समिति बना दी जो व्यापारिक मामलों को ध्यान रखेगी। दोनों को अलग अलग कर दिया इस क्षेत्र में। इसके अलावा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक छोटी सी बात ध्यान रखना, इस एक्ट में सीधा सीधा क्या कहा कि अब तक कंपनी ने भारत के जिस क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित किया है, राजनीतिक अधिकार, अब वो किसके अधिकृत माना जाएगा? वो माना जाएगा ब्रिटिश के अधीन। मतलब अब तक क्या कहते थे, प्रॉपर अभी तो ताज के अधीन अभी शासन नहीं हुआ, 58 में जाके ताज के अधीन शासन होता है, लेकिन उस क्षेत्र पर किसका अधिकार मान लिया गया कि ये किसका अधीन, किसका अधिकार है? ब्रिटिश का, वहां की सरकार का अधिकार है। तो 84 में बस ये दो चीज ध्यान रखनी है आपको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दोनों को अलग अलग कर दिया और दोनों के लिए एक समिति, एक ग्रुप बना दिया, एक काउंसिल बना दी जो इन चीजों का ध्यान रखेगी। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करते हैं 86, क्योंकि 73 के बाद में 81, 81 के बाद में 84 और 84 के बाद में इसकी कुछ कमियां रह गई 86 पे। तो 84 में सैन्य मामले, राजनीतिक मामले, व्यापारिक मामले सब आ गए। उसके बाद में अब 86 का 1786 का एक्ट, 1786 के एक्ट में आपको क्या ध्यान रखना है? इतना सा ध्यान रखना है कि वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल पूरा हो जाता है। आपने देखा होगा बंगाल का गवर्नर जनरल बना था वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल पूरा हो जाता है। अब एक नए गवर्नर जनरल की जरूरत थी और उससे बड़ा संसद को भी लालच आ गया था ब्रिटिश सरकार को कि अब धीरे धीरे क्या किया जाए, इधर भारत में अपना क्षेत्राधिकार बढ़ाया जाए। क्षेत्राधिकार बढ़ाने के लिए उन्हें एक मजबूत से, अब लॉर्ड कॉर्नवालिस की नीतियां पढ़ेंगे हम इतिहास में। अब आपको इतना ध्यान रखना है किसका नाम आया, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। 1786 का एक्ट इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अभी भी कॉर्नवालिस, इसका ध्यान रखना आपको नाम, लॉर्ड कॉर्नवालिस आपको बोला गया है कि आप आओ, हम आपको भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाते हैं। अभी भी, अभी भारत पे नहीं, बंगाल के गवर्नर। अब कॉर्नवालिस साहब ने अड़चन पैदा कर दी। उन्होंने क्या बोला कि मैं तभी बनूंगा, मैं तभी पद धारण करूंगा तब मुझे कुछ शक्तियां और एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए। अभी तक आपने देखा होगा, मतलब गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट के अधीन से, नियंत्रण से बाहर कर दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रांतीय न्यायालयों की सुनवाई गवर्नर जनरल के अधीन, राजस्व वसूली के मामले सब कुछ, पूरा टैक्स वगैरह इन गवर्नर जनरल के अधीन। मतलब सुप्रीम कोर्ट का तो इतना सा काम रह गया था, न्यायालय मामले का तो, कि बस वो भारत की आम जनता है उनका थोड़ा सा वो करना है उनको। कंपनी का अधिक, उनका केस वे सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल रहा है, मामला किसका चल रहा है? भारत की आम जनता का, और वो भी इतना सा उनके खुद के जो कानून बने हुए हैं उनके अधीन, और कोई लेना देना नहीं है। कॉर्नवालिस ने दो शर्त रख दी कि मैं जीजी का, गवर्नर जनरल का पद तभी धारण करूंगा तब मुझे क्या हो, और एक्स्ट्रा शक्तियां मिले। तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या कहा कि मुझे सैन्य मामले, और अभी आप इतना ध्यान रखिए, अभी आपने भारतीय राष्ट्रपति के बारे में सुना होगा कि भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ होता है। बस यही बात वहां से आई है। उसने यही बोला कि मुझे सभी सैन्य मामलों में, सबसे पहले तो मुझे सैन्य मामलों में क्या करना है, कमांडर इन चीफ का, कमांडर इन चीफ बनना है, सैन्य मामलों में कमांडर इन चीफ बनना है, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, और अधिक शक्तियां प्राप्त करने के लिए, सैन्य मामलों में कमांडर इन चीफ बनने के लिए, इन सब मामलों के लिए उन्होंने ये शर्त रख दी, और इन शर्त को मानते ही लॉर्ड कॉर्नवालिस बन चुके भारत के, बंगाल के गवर्नर जनरल। और यही चीजें अब तक आपको पता है भारत के राष्ट्रपति के पास है, क्योंकि यही पद आगे जाके भारत का गवर्नर जनरल बनता है, और वही पद किस नाम से,
भारत के राष्ट्रपति के नाम से। साथ ही एक चीज और, आपने सुना होगा भारत के राष्ट्रपति पर कोई न्यायिक मुकदमा, जब तक वो पद पे है उसके ऊपर कोई न्यायिक मुकदमा नहीं हो सकता, सिंपल सी बात में। तो यह चीज यहीं से आई। कार्नवालिस साहब ने यह बात बोली कि जब तक मैं गवर्नर जनरल के पद पे रहूंगा, बंगाल के गवर्नर जनरल पद पे रहूंगा, तब तक मेरे ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का व्यापारिक मामला हो, राजनीतिक मामला हो, सैन्य मामला हो, मतलब मेरे पर किसी भी प्रकार का कोई केस, कोई वो नहीं होना चाहिए, कोई मामला दायर ना हो, मैं अपने हिसाब से कार्य करूंगा। तो यह इस बात को मानते हैं और इन्हें क्या बना दिया था, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। अब इस एक्ट में इतनी सी बातें और नेक्स्ट, और ये दोनों बातें इसलिए की गई है क्योंकि ये चीज अभी भी भारत के जो राष्ट्रपति का पद है वहां पे दिखती है, इस वजह से। अब नेक्स्ट आता है, अब चार्टर एक्ट आ जाती है। एक छोटी सी चीज करेक्शन कर लीजिए कि जो ये था कि कोई मुकदमा ना हो, उसमें मेरे कहने का मतलब ये था कि उसने क्या है, खुद के पद को पावर बनाने के लिए, ऐसा तो हुआ नहीं था, लेकिन खुद के पद को पावरफुल बनाने के लिए उसने इस तरह की व्यवस्था की थी। ठीक है। अब उसके बाद में 86 के बाद में 93 का, 84-86, उसके बाद में 93 का चार्टर एक्ट। अब ध्यान रखना, रेगुलेटिंग एक्ट खत्म, चार्टर एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में तो क्या था कि उसको प्रथम बार अधिकार पत्र दिया था, लाइसेंस दिया था। अब यहां से चार्टर एक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। अब हर 20 साल में चार्टर एक्ट आएंगे। तो 93 के चार्टर एक्ट में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब कार्नवालिस गवर्नर जनरल बन के आ गया था। सबसे पहले कार्नवालिस ने क्या किया, जब वो व्यक्ति इतना पावरफुल होके आ रहा है, उसने क्या किया कि जो कंपनी के जो अधिकारी थे वो भ्रष्टाचार कर रहे थे, तो सबसे पहले उस व्यक्ति ने क्या किया, खुद की जेब से तो दिया नहीं, और जो कंपनी के जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उन सबका वेतन कई गुना बढ़ा दिया। और यह व्यवस्था कर दी, पहला पॉइंट, यह व्यवस्था कर दी कि जो वेतन है वो किससे दिया जाएगा, भारत से प्राप्त राजस्व से। भारत से प्राप्त राजस्व। एक तो वेतन बढ़ा दिया। पहले वेतन कहां से मिलता था, कंपनी के थ्रू, और वो वेतन मतलब यहां से टैक्स के रूप में जाता था ब्रिटेन। जो कंपनी का डायरेक्टर, एक डायरेक्टर मंडल यहाँ काम करता था और एक इसको नियंत्रित करता था ब्रिटेन में बैठ के। तो यहाँ से वहां जा रहा है, वहां से इनको सैलरी या तनख्वाह मिल रही, पगार मिल रही। तो इन लोगों ने वेतन को बढ़ा के कई गुना कर दिया कार्नवालिस साहब ने, और साथ में ये कर दिया कि अब यहीं से राजस्व प्राप्त करेंगे, और यहीं से अब इनको और लालच हुआ क्योंकि ये चीज और आगे परेशान करेगी। यहीं से इन्होंने राजस्व में वृद्धि की, जितना खींचना है खींचो। तो एक तो ये चीज ध्यान रखनी है कार्नवालिस ने। दूसरी चीज, 93 के एक्ट में अभी तक ध्यान रखना, व्यापार का एकाधिकार, व्यापार का एकाधिकार अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया। अभी तक एक शब्द का ध्यान रखना, एकाधिकार, मतलब अभी तक भी इनको एकाधिकार मिल रहा है कि ब्रिटेन से सिर्फ एकमात्र कंपनी भारत में व्यापार कर सकती है, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका अधिकार अभी, अब ध्यान रखना ये लास्ट है, इसके आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये लास्ट है, इससे आगे नहीं होगा। तीसरा, इस एक्ट ने क्या कर दिया, इस एक्ट में एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि आपको पता हो तो कार्नवालिस साहब ने कहा था कि जो गवर्नर जनरल के पद को अधिक जो शक्तियां मिली है, चाहिए थी उनको, और उसी के तहत उन्होंने पद ज्वाइन किया था ये शर्त मानकर। तो उन्होंने क्या कहा, तो ये जो शक्तियां थी ये आगे आने वाले जितने भी गवर्नर जनरल थे, जितने भी गवर्नर जनरल, जितनी भी प्रेसिडेंसी थी, उन सबको क्या किया, ये शक्तियां आगे बरकरार रहेंगी। तो जो शक्तियां थी, गवर्नर जनरल को जो शक्तियां प्राप्त थी, वह शक्तियां आगे बढ़ा दी गई। ठीक है, सभी के लिए आगे बढ़ गई। अगला पॉइंट इस चार्टर एक्ट का एक और है। चार्टर एक्ट का अगला पॉइंट कि जो कमांडर इन चीफ, अब कमांडर इन चीफ का जो पद का ध्यान आपको पता हो तो पहले उन्होंने यही शर्त ली थी कि कमांडर इन चीफ का पद वो धारण करेंगे। और यह क्या था कि जो ब्रिटिश जो आर्मी थी, ब्रिटिश सेना थी, उन सबके प्रमुख थे कमांडर इन चीफ, खुद लॉर्ड कार्नवालिस बने थे। तो उन्होंने पहले क्या शर्त रखी थी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा वही कमांडर इन चीफ का पद धारण करेगा। लेकिन
इस एक्ट के थ्रू इस चीज को हटा दिया गया कि सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल ही नहीं, कोई भी व्यक्ति, इसको और आसान कर दिया कि कोई भी अधिकारी कमांडर इन चीफ बन सकता है। इतना हो गया। एक पॉइंट और ध्यान रखना है जो 93 के एक्ट का है कि जो मद्रास व बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी थी, जो वहां के जो गवर्नर थे, उनको और अधिक नियंत्रित कर दिया गया। किसके अधीन? बंगाल के, अधिक नियंत्रित कर दिया बंगाल के अधीन। ये 5-6 पॉइंट आपको 93 के एक्ट के ध्यान रखने हैं। 73 के बाद में तीनों एक्ट जो छोटे छोटे एक्ट है उनके सुधार करने के बाद में, और उसके बाद में ये एक्ट 93 के एक्ट। अभी तक भी ये एक्ट व्यापारिक और राजनीतिक किसके लिए आ रहे हैं? सिर्फ कंपनी के लिए। अभी तक भी भारत के आम नागरिकों के लिए कोई एक्ट नहीं आया। उनसे डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है। लेना देना डायरेक्ट इनडायरेक्ट इतना सा है कि क्या अब इनको क्या प्रभावित कर रहा है? ये पॉइंट कि जो इन्होंने कहा था कि भारत से प्राप्त राजस्व, अब ये इस मामले के लिए अब और टैक्स वसूलेंगे, इस चीज के लिए अब और पैसा वसूल करेंगे। तो 93 का एक्ट, इसके 5-6 पॉइंट आपको पता है ये हो गए। अब नेक्स्ट 13 के एक्ट की बात करते हैं हम।